गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेफिनेशन को पढ़ा था और साथ ही साथ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के मेन फीचर्स को पढ़ा था। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आखिर बनाया किस प्रकार से जाता है। तो हमने डेफिनेशन या हमने आपके मेन फीचर्स के अंतर्गत ये बातें बताई थी कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है कुछ नहीं बल्कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यानी 11 के अंतर्गत जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है, सेम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट उसी प्रकार बनाए जाते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हमें दो चीजों पर ध्यान रखना होगा। एक, वो आइटम जो हमारा इनकम होगा और सेकंड, वो आइटम जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ पर जो हम आइटम इनकम को लेंगे वो ऑलवेज हमारा कौन सा आइटम होगा, वो ऑलवेज हमारा रेवेन्यू आइटम होगा। और एक्सपेंडिचर जब यहाँ पर लेंगे तो वो ऑलवेज हमारा कौन सा आइटम होगा, एक्सपेंडिचर भी वो मेरा हमारा रेवेन्यू नेचर का आइटम होगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अगर फॉर्मेट को देखा जाए तो यहाँ पर आपके अगर राइट साइड में देखते हैं तो आपके इनकम होंगे और लेफ्ट साइड में आपके क्या होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे। यानी ये आपके खर्चे के पोर्शन है और ये आपके इनकम के पोर्शन है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बताते समय मैंने ये भी बताया था कि एक्चुअल में अगर इनकम को देखा जाए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत तो उनके मेन सोर्सेस क्या होते हैं इनकम के। तो मैंने कहा था कि अगर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत देखा जाए या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत देखा जाए तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो इनकम के मेन सोर्सेस होते हैं वो इनके क्या होते हुए चले जाते हैं, सब्सक्रिप्शन होते हुए चले जाते हैं। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हमने ये भी बात को पढ़ा था कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। एक्चुअल कॉन्सेप्ट को इसलिए ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहाँ पर हम उसी ईयर के आइटम्स को ले सकते हैं जिस ईयर का हम बना रहे हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ करंट नेचर यानी करंट ईयर के जो भी आइटम होंगे सिर्फ उसी आइटम को हम ले सकते हैं, अदरवाइज हम किसी और आइटम को लेने का काम नहीं करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर अगर सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत आते हैं तो हो सकता है कि कुछ चंदे हमें अभी भी बचे हुए होंगे या हो सकता है कि कुछ चंदे एडवांस में मुझे मिल चुके होंगे। यानी कुछ सब्सक्रिप्शन मुझे एडवांस में मिल गया होगा या कुछ सब्सक्रिप्शन अभी भी मेरे को मिलना बाकी है, या कुछ सब्सक्रिप्शन पिछले साल के होंगे या कुछ आउटस्टैंडिंग पिछले साल के होंगे। अगर इस प्रकार के कोई भी आइटम होंगे तो ऐसे सारे आइटम को सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत हम लोग क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी आएगा एग्जैक्ट अमाउंट, उस एग्जैक्ट अमाउंट को हम किसके अंतर्गत लिख देंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम के साथ। इसलिए मैंने इसे किस रूप में रखा है, वर्किंग नोट के अंतर्गत। यानी इसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्किंग नोट करना होगा। तो वर्किंग नोट को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वर्किंग नोट किया जाता है। सेकंड, डोनेशन हमारे कौन से नेचर के आइटम है, सर ये रेवेन्यू नेचर का। क्यों, क्योंकि ये जनरल है। जनरल नेचर के आइटम को मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी ऐसा अगर आपको इनकम मिलता है जो रेकरिंग नेचर के बार बार के हैं या जो स्पेशल पर्पस नहीं बल्कि जनरल पर्पस के हैं तो वो आपके कौन से आइटम कहलाते हैं, रेवेन्यू इनकम कहलाते हैं। तो ऐसे रिसिप्ट को हम लोग किसके अंतर्गत दिखाते हैं, वैसा रिसिप्ट हमारा इनकम माना जाता है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत दिखाते हैं। तो डोनेशन अगर जनरल नेचर का है तो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। लॉकर रेंट भी मेरा कौन सा नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है। ये भी हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। अगर किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या सिक्योरिटी के अंतर्गत मैंने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है तो चूंकि इस पैसे का उस जहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मेरे पैसे को वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो जब वो मेरे पैसे को यूज करेगा तो क्या उसके बदले में वो मुझे सर्विस चार्ज देंगे या नहीं देंगे, हाँ सर देंगे। सर्विस चार्ज के रूप में वो मुझे क्या देंगे, वो मुझे इनकम देंगे। जैसे ही वो मुझे रिसिप्ट देंगे, इनकम देंगे, रेवेन्यू नेचर का किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इनकम के अंतर्गत आ जाएंगे और उसका नाम क्या कहलाता है,
इंटरेस्ट कहलाता है। यानी इन्वेस्टमेंट से अगर कोई इंटरेस्ट मिला वो भी हमारा रेवेन्यू नेचर का किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इनकम के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर ये किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट शेयर के अंतर्गत कर चुके हैं तो उस पर अगर मुझे डिविडेंड मिलता है तो वो भी मेरा इनकम नेचर का आइटम, वो भी मेरा रेवेन्यू नेचर का आइटम किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इनकम के अंतर्गत। अगर किसी प्रकार का न्यूज़पेपर पीरियोडिकल को बेचते हैं वो भी मेरा इनकम होगा। एडमिशन फी एंट्रेंस फी अगर लेते हैं वो भी मेरा इनकम होगा। यानी इस प्रकार से अगर देखा जाए, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के इनकम को ध्यान में रखना होगा, रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को ध्यान में रखना होगा। जैसे ही रेवेन्यू नेचर के इनकम या रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को अगर मुझे मिलेंगे किसके थ्रू, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके थ्रू बनाया जाता है। तो मैंने कहा था कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी बनाया जाता है तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंतर्गत बनाया। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंतर्गत जो भी आपके रेवेन्यू नेचर के आइटम मिलेंगे सारे के सारे कहां पर हम दिखाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर रेवेन्यू नेचर का आइटम रिसीप्ट है तो इनकम और एक्सपेंडिचर के किस साइड आ जाएंगे, इनकम साइड। अगर रेवेन्यू नेचर का आइटम एक्सपेंडिचर है तो वो हमारे किस साइड आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो इस रूप में देखा जाए अगर हम इंटरटेनमेंट करते हैं इससे रिसिप्ट मिलता है वो भी मेरा इनकम होगा। एडमिशन अगर अपने मेंबर का लेते हैं या मेंबर अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं बार बार आते हुए चले जाएंगे, रेकरिंग नेचर का है वो भी मेरा इनकम होगा। अगर किसी प्रकार का कोई टिकट बेच रहे हैं वो भी मेरा इनकम। हाँ, यहाँ पर एक बात है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर किसी एसेट को उसके बुक वैल्यू से अधिक में बेचेंगे या रिटेन डाउन से अधिक में बेचेंगे तो जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इनकम के अंतर्गत। अगर मैं रेंट को या ग्राउंड को, अगर मैं किसी हॉल को या ग्राउंड को रेंट पर दे रखा हूं वो भी मेरे इनकम आएंगे। ट्यूशन फी मेरा इनकम है। चैरिटी, यहाँ पर ध्यान देने के बाद बात हो कि अगर चैरिटी अगर क्रेडिट लिखा हुआ है तो वो ऑलवेज आपके इनकम होंगे और किसके अंतर्गत आते हुए चले जाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत। उसी प्रकार इसके अलावा भी अगर कोई मिसलेनियस इनकम आएंगे तो वो भी आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इनकम के अंतर्गत। तो इस प्रकार से देखा जाए ये हमारे किसके आइटम है, ये हमारे इनकम के आइटम। सेम उसी प्रकार अगर हम लोग आते हैं तो एक्सपेंडिचर साइड के अंतर्गत सैलरी, सैलरी के अंतर्गत भी मैंने वर्किंग नोट के अंतर्गत लिख रखा है। यानी सैलरी में भी हमें क्या करने होंगे, एडजस्टमेंट करने होंगे कि कुछ सैलरी हो सकते हैं मैंने एडवांस में पे कर दी हो या कुछ सैलरी मैंने अभी तक पे नहीं किया हो, या हो सकता है कि कुछ ऐसे सैलरी जो पिछले साल पे कर दिए गए हो या कुछ सैलरी अभी भी पिछले साल का इस साल मैंने पे कर दिया हो। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सैलरी में भी हमें क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। और एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी आइटम आएंगे वो आइटम हम किसके अंतर्गत लिख देंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट के सैलरी के अंतर्गत। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर मेरा किसी प्रकार का प्रीपेड है पिछले साल का तो वो मेरा ऐड हो जाएगा। करंट ईयर है मेरा इस साल का, वो मेरा क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। क्यों ऐड होगा, क्यों लेस होगा, ये अभी हम लोग सीखेंगे बच्चों कि आखिर ये रीजन क्या होता है ऐड होने का और आखिर ये रीजन क्या होता है। बस इतना याद रखिए, ये रीजन सिर्फ एक ही है क्योंकि यहाँ पर एक्रुअल कॉन्सेप्ट फॉलो होता है और एक्रुअल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये ऐड और लेस होने के काम किए जाते हैं। सेम उसी प्रकार आते हैं अगर किसी प्रकार का रिपेयर रेगुलर बेसिस का है आपके एक्सपेंडिचर होंगे। टेलीफोन चार्जेस रेगुलर बेसिस के हैं, रेगुलर नेचर के हैं, आपके एक्सपेंसेस होंगे। ऑफिस के खर्च हमेशा रेगुलर बेसिस पर है, आपके एक्सपेंडिचर होंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करते हुए चले जाएंगे, रेगुलर बेसिस के हैं, एक्सपेंडिचर होंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी उसी प्रकार से बार बार खरीदते हुए चले जाते हैं, खर्च करते हुए चले जाते हैं, रेगुलर बेसिस के हैं, रेगुलर नेचर के हैं आपके एक्सपेंडिचर साइड में। चैरिटी अगर डेबिट है यानी अगर चैरिटी हम पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए भी रेगुलर बेसिस का होगा और वो हमारे लिए क्या कहलाते हुए चले जाएंगे, एक्सपेंडिचर कहलाते हुए चले जाएंगे। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अगर किसी प्रकार का पे करते हैं रेगुलर बेसिस का है, एक्सपेंडिचर। हाँ,
अगर किसी एसेट को बुक वैल्यू से अधिक में बेचते हैं तो वो प्रॉफिट है, बुक वैल्यू से अगर कम में बेचिएगा तो वो हमारे क्या होते हुए चले जाएंगे, लॉस होते हुए चले जाएंगे। किसके अंतर्गत दिखाए जाएंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत ये बनाया जाता है। ये आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत कहता है कि चाहे इनकम हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे आपके लॉसेस हो, चाहे आपके किसी भी प्रकार का एक्सपेंसेस हो, उसे किसके अंतर्गत दिखाया जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत। न्यूज़पेपर खरीदते हैं, रेगुलर बेसिस पर खर्चे हैं। अगर एसेट को यूज करते हैं रेगुलर बेसिस का, उसका वैल्यू धीरे धीरे घटता हुआ चला जाता है, डेप्रिसिएशन होते हुए चले जाते हैं, आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके एक्सपेंडिचर साइड आ जाएंगे। अगर किसी प्रकार का लोन लिए हैं, उस पर इंटरेस्ट पे करते हो, ये भी आपके एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। बैंक चार्जेस आप पे करते हुए चले जाते हो, क्यों, क्योंकि बैंक को आप अपने पैसे को रखने के लिए करते हैं, तो उस सिचुएशन में बैंक आपसे कुछ चार्ज वसूल करता है। कौन सा चार्ज लगाता है, बैंक चार्जेस कहलाते हैं। उसी प्रकार अगर किसी लैंड या ग्राउंड को देखरेख करने के लिए अगर किसी मालिक को रखते हैं और उसके लिए अगर कोई खर्च होता है, या उसके लिए अगर किसी प्रकार का सैलरी या वेजेज पे करते हो, वो भी आपके एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। इसी के अलावा और भी अगर होंगे एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर के होंगे, सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनकम अगर अधिक होंगे और एक्सपेंडिचर अगर कम होंगे, तो दोनों के कंपेयर करने पर या तो वो आपका सरप्लस आएगा बैलेंसिंग फिगर, या अगर आपके एक्सपेंडिचर अधिक होंगे और इनकम कम होंगे तो वो आपका डेफिसिट आएगा बैलेंसिंग फिगर पर। और इस प्रकार से आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्या है, फॉर्मेट है। अब बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट किस प्रकार किया जाएगा, या सैलरी का एडजस्टमेंट किस प्रकार किया जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने का काम करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से एक सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन किया जाता है। करंट ईयर में कितने सब्सक्रिप्शन होंगे जो हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन का अगर करंट ईयर का देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के फॉर्मेट है। या तो आप इसे स्टेटमेंट वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आप इसे लेजर अकाउंट की तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो या आप लेजर का यूज कर रहे हो। दोनों 100% क्या है, कैलकुलेशन करने के लिए सही है। किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल में कहा गया, अगर ड्यूरिंग द ईयर के अंतर्गत एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंतर्गत ड्यूरिंग द ईयर जितने भी आपने सब्सक्रिप्शन को रिसीव किया है, किसके अंतर्गत, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंतर्गत, ड्यूरिंग द ईयर में जितने भी आपने टोटल अमाउंट रिसीव किया है सब्सक्रिप्शन में, वो यहाँ पर क्या कर दीजिए, शो कर दीजिए। वो यहाँ पर क्या कर दीजिए, शो कर दीजिए। और अगर किसी प्रकार का कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो करेंट ईयर का बकाया है, तो उसे आप लोग क्या कर दीजिए, ऐड करते हुए चलिए। अगर इसका रीजन अगर आप लोग जानना चाहते हो तो यहाँ पर रीजन जो एप्लीकेबल होता है वो एप्लीकेबल होता है आपके एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस सिंपल में एक ही बात करता है, एक्रूअल बेसिस सिंपल में एक ही बात करता है कि जो भी आपके इनकम होंगे, जो भी आपके इनकम होंगे और जो भी आपके एक्सपेंडिचर होंगे या एक्सपेंसेस होंगे, अगर वो इनकम आपके करेंट ईयर से रिलेटेड हो और वो एक्सपेंडिचर अगर आपके करेंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे आपने इसे रिसीव किया हो, चाहे आपने इसे रिसीव किया हो या नहीं किया हो, या आपने एक्सपेंसेस को चाहे पेड किया हो या नहीं किया हो, अगर वो करेंट ईयर से रिलेटेड है, करेंट ईयर से रिलेटेड है, तो आपको वहां पर क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। बातें कुछ समझ में आया, उसे आपको क्या करते हुए चले जाना होगा,
एडजस्टमेंट करते हुए चले जाना होगा। इस कारण से अगर मैंने सब्सक्रिप्शन को रिसीव नहीं भी किया है, इनकम, मेरा सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम को मैंने रिसीव नहीं किया है, लेकिन क्या ये हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है? हाँ सर जी, ये हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है, ये बकाया है सर, ये तो इसी साल का है। मेंबर ने पेमेंट नहीं किया, अगर मेंबर ने पेमेंट नहीं किया है लेकिन वो तो इसी साल का है। हाँ सर जी, अगर वो इसी साल का है, करंट ईयर का है, चाहे मैंने रिसीव किया हो या नहीं किया हो, उसे हमें क्या करना होगा? एडजस्टमेंट तो करना ही होगा। इस कारण से हमें क्या करना होगा? उसका एडजस्टमेंट करना होगा। क्या करना होगा? कम करना होगा कि बढ़ाना होगा? क्योंकि अभी मिला नहीं है, इतना मेरा मिलने वाला है। जब मिलने वाला है तो इतना इनकम तो मेरा इनकम माना जाएगा। जितना भी मेरा मिलने वाला है, क्या उतना इनकम मेरा इनकम माना जाएगा? हाँ सर जी, उतना इनकम तो आपको माना जाएगा। जब उतना इनकम आपको माना जाएगा, आप उसे क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। लेकिन अगर वही आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, वही आउटस्टैंडिंग आपका पिछले साल का है, वही आउटस्टैंडिंग आपका कब का है? पिछले साल का है, लेकिन रिसीव आपने कब किया है? रिसीव आपने इस बार किया है। क्योंकि पिछले साल का अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो तो पिछले साल से रिलेटेड है, क्या वो करंट ईयर से रिलेटेड है? नहीं सर, जब वो पिछले साल से रिलेटेड है तो आपको उसे क्या करना होगा? वो तो इस साल आपके रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में मिल चुका है। क्यों? क्योंकि ये रिसीव हो चुका है कौन से ईयर में? करंट ईयर में ये रिसीव हो चुका है। जब करंट ईयर में ये रिसीव हो चुके हैं तो इसका मतलब कि ये आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ चुके होंगे। जब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में आ चुके होंगे, जब ये रिसीव एंड पेमेंट में अकाउंट में आ चुके हैं तो आपका उतने से तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट तो बढ़ा चुका है, उतने से सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बढ़ा चुका है। जबकि वो तो इस साल का है नहीं, वो तो पिछले साल का है। और जब वो पिछले साल का है तो शो होना चाहिए था कब? पिछले साल होना चाहिए था। और शो भी किया गया होगा कब? पिछले साल कर दिया होगा। क्या उसे इस साल शो करना चाहिए? नहीं सर जी, क्या करना होगा? हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करना होगा? उतने से उसे माइनस कर देना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? माइनस कर दिया गया है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? माइनस किया। क्यों? क्योंकि एक्रूअल बेसिस साफ कहता है कि करंट ईयर को ही लेना होगा, आपके प्रीवियस या एडवांस को कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इसे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सेम वही बात, मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव है एडवांस में मैंने, लेकिन ये कब रिसीव कर लिया? पिछले ही साल। मिलना था इस साल, रिसीव कब कर लिया? पिछले साल। मेरे को बताइएगा, करंट ईयर का इनकम है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है और पिछले ही साल मिल गया, उसे पिछले साल शो होना चाहिए कि इस साल? इस साल शो होना चाहिए। इस साल अगर शो होना चाहिए, क्या करना होगा? सब्सक्रिप्शन को बढ़ाना होगा कि कम करना होगा? सर बढ़ाना होगा, क्योंकि इस साल से रिलेटेड है। रिलेटेड टू करंट ईयर। किस साल से रिलेटेड है? करंट ईयर से रिलेटेड। जब करंट ईयर से रिलेटेड है तो आपको इस साल दिखाना होगा कि पिछले साल दिखाना होगा? सर इस साल दिखाना होगा। जब इस साल दिखाना होगा, क्या करेंगे? ऐड करेंगे या लेस करेंगे? सर ऐड करेंगे। पेड किया है एडवांस में, पिछले ही साल पे कर दिया। एडवांस में पिछले साल पे करने का मतलब क्या हुआ? कि वो तो मेरा इस साल से रिलेटेड होगा, नेक्स्ट ईयर का, यानी कि इस साल से रिलेटेड होगा। अगर इस साल से रिलेटेड होगा तो इस साल के सब्सक्रिप्शन में ऐड होना चाहिए, इस साल के सब्सक्रिप्शन में दिखना चाहिए कि पिछले साल के सब्सक्रिप्शन में दिखना चाहिए? सर इस साल के सब्सक्रिप्शन में दिखना चाहिए। इसलिए इस साल के सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को क्या कर देगा? कम करेगा कि बढ़ा देगा? सर वो बढ़ा देगा। इस कारण से मैंने उसे क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब यही सब्सक्रिप्शन अगर मैंने एडवांस में इस साल क्या कर लिया? रिसीव कर लिया। कब का? नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, यानी आने वाले सालों का सब्सक्रिप्शन इसी साल मिल गया। क्या ये इस साल का है? नहीं सर, ये तो अगले साल का है। अगले साल का होगा तो क्या वो सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को बढ़ा चुका होगा? हाँ सर जी, वो तो आपके रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को क्या कर चुका होगा? बढ़ा चुका होगा। क्या करना होगा? उसे कम करना होगा। उसे क्या करना होगा? कम करना होगा। लॉजिकली समझिएगा, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल मिल गया, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल मिल गया, तो उसे तो नेक्स्ट ईयर से होना चाहिए, इस ईयर तो नहीं। लेकिन इस ईयर में वो दिख रहा है, कहां दिख रहा है? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में, यानी सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को बढ़ाया हुआ होगा। क्या करेंगे? सर वैसे सब्सक्रिप्शन को आपको घटाना होगा। देखो मैंने उसे क्या कर दिया? घटा दिया। इस प्रकार से जो भी अमाउंट आएंगे ऐड लेस करने के बाद वो आपके कहां दिखेंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। किसके नाम से? सब्सक्रिप्शन के नाम से। बच्चों बातें समझ में? सेम यही फॉर्मेट आपके लेजर के अंतर्गत है।
सेम यही फॉर्मेट आपके किसके अंतर्गत है, लेजर के अंतर्गत। अंतर बस ये है कि ये किसके अंतर्गत बनाया गया, लेजर के अंतर्गत बनाया गया है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे साल के शुरू का है, यानी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग का मतलब इतना सब्सक्रिप्शन आपको इस साल मिलने वाला है। आपके लिए क्या है, एसेट है। एसेट का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट साइड। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको साल के शुरू का है, यानी पिछले ही साल आपको मिल गया। इस साल वाला सब्सक्रिप्शन यानी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पिछले ही साल मिल गया, आपके ऊपर किस रूप में होगा, सर लायबिलिटी के रूप में होगा। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, देखो किस साल हो गया, क्रेडिट साइड। सेम अगर एडवांस साल के शुरू का है तो एडवांस अगर अंत का होगा तो क्रेडिट साइड। अगर आउटस्टैंडिंग आपके एसेट है साल के शुरू के होंगे तो आउटस्टैंडिंग अगर साल के अंत का होगा तो क्रेडिट साइड। ये बातें समझ में आ गई, हाँ समझिए। अगर सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, अगर सब्सक्रिप्शन आपको क्या है, मिला है, अगर सब्सक्रिप्शन आपको मिला है तो जाहिर सी बात है बैंक को आप बढ़ा दोगे, यानी आप इसे क्या कर दोगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखोगे। जैसे ही सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखोगे बैंक के नाम पर, तो आप इसके जोड़ को कर लीजिएगा और आप इसके जोड़ को कर लीजिएगा, दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो आएगा जो भी बैलेंसिंग फिगर वो ऑलवेज किसके नाम पर आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से क्या होते हुए चले जाएंगे, ट्रांसफर होते हुए चले जाएंगे। और ये अमाउंट आपके ऑलवेज इस अमाउंट के बराबर होंगे, ये अमाउंट ऑलवेज आपके किसके बराबर होंगे, इस अमाउंट के बराबर होंगे। और इस प्रकार से चाहे आप इसे स्टेटमेंट फॉर्मेट पर बनाइए, चाहे आप इसे लेजर फॉर्मेट में बनाइए, दोनों में कोई अंतर नहीं है बच्चों। बातें क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन का भी यहाँ पर फॉर्मेट आपके क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों अब हम लोग किसके बारे में देखते हैं, सैलरी के बारे में, यानी सैलरी का अमाउंट किस प्रकार से करंट ईयर में कैलकुलेट किया जाता है। जिस प्रकार से आपने सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को कैलकुलेट किया, चाहे वो स्टेटमेंट फॉर्मेट से चाहे वो आपने लेजर फॉर्मेट से, यानी अगर किसी प्रकार का कोई करंट ईयर का है तो उसे ऐड कर दीजिए, किसी प्रकार का प्रीवियस ईयर का है तो उसे लेस कर दीजिए, अगर किसी प्रकार का कोई एडवांस है जो करंट ईयर से रिलेटेड है तो ऐड कर दीजिए, किसी प्रकार का कोई एडवांस है जो नेक्स्ट ईयर से है तो उसे लेस कर दीजिए। सेम यही बात यहाँ पर आपके सैलरी के अंतर्गत आते हैं, बशर्ते ये आपका इनकम है और सैलरी आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। यानी ये इनकम साइड दिखते हैं और ये आपके किस साइड दिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड दिखेंगे। यहाँ पर वही कहा गया टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंतर्गत जितना भी आपने पेड कर दिया है उसको लिख लीजिए। अगर किसी प्रकार का आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो करंट ईयर का है, जो अभी भी आपको पे करना है, इस साल से रिलेटेड है, उसे आपको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपके सैलरी के वैल्यू को क्या करता हुआ चला जाएगा, सैलरी के अमाउंट को बढ़ाता हुआ चला जाएगा। क्योंकि वो इस साल का है तो इतना तो आपको एक्सपेंसिव मानना ही होगा। कौन से बेसिस के आधार पर, एक्चुअल बेसिस के आधार पर, कि अगर वो करंट ईयर का है पे कीजिएगा या नहीं कीजिएगा उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो उसे शो करना ही होगा। इस कारण से मैंने इसे क्या किया है, करंट ईयर के है रिलेटेड है, पे किए नहीं किए, हमें इसे क्या करना है, शो करना है। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेम उसी प्रकार से पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आपने इस साल पेड किया, पिछले साल का इस साल आपने पे किया, इस साल से रिलेटेड है कि पिछले साल से, पिछले साल दिखना चाहिए, इस साल क्यों दिखेगा, इस साल क्यों पे किया जाएगा। अगर इस साल पे कर दिए होंगे तो मेरा सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को क्या किए, सॉरी मेरे सैलरी के अमाउंट को क्या किए हुए होगा, बढ़ाए हुए होगा। अगर वो सैलरी के अमाउंट को बढ़ाए हुए होगा, क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उतना से मेरा सैलरी ज्यादा दिख रहा होगा, क्या करेंगे, वैसे सैलरी को हम घटाने का काम करेंगे। वैसे सैलरी को हमने घटा दिया। सेम इसी प्रकार एडवांस सैलरी है जो पिछले साल पे कर दिया गया है, लेकिन रिलेटेड है कब का, रिलेटेड है कब का, करंट ईयर से रिलेटेड है। अगर पिछले साल का, इस साल का सैलरी हमने पिछले ही साल पे कर दिया, इस साल का है पिछले साल पे कर दिया, पिछले साल दिखना चाहिए, नहीं सर इस साल दिखना चाहिए, क्या करेंगे, उतना से सैलरी के अमाउंट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। देखो बच्चों मैंने सैलरी के अमाउंट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और इसी प्रकार से अगर एडवांस सैलरी मैंने इस साल पे किया लेकिन अगले साल से रिलेटेड है, कब दिखना चाहिए, अगले साल दिखना चाहिए, लेकिन इस साल पे कर दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बढ़ा हुआ होगा, क्या करेंगे, उसे कम कर देंगे। इस कारण से मैंने उसे क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इस प्रकार से एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट आएंगे वो आपके सैलरी कहां शो कर दिए जाएंगे,
डेबिट साइड ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी सीधा सा बात कहा गया है एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए बच्चों, आपके सब्सक्रिप्शन के आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अगर आते हैं तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत देखते हो तो सारे के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फुल्ली तरीके से क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चों आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन जरूर करने का काम करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन जरूर करने का काम करेंगे। तो आज के लिए बच्चों यहीं पर यहाँ आपके पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन क्या हो जाते हैं, सॉरी आपके इनकम एक्सपेंडिचर पूरे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। साथ में सब्सक्रिप्शन भी, साथ में सैलरी का एडजस्टमेंट भी क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू बच्चों।